ओके, सो अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ इन कैंसर कीमोथेरेपी। सो एक तो होती है कैंसर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, सेकंड है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी, एंड थर्ड वन इज़ द रेस्क्यू थेरेपी। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़। इसमें हमारे पास 3 मेन क्लिनिकल सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी। फर्स्ट इज़ प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी, देन इज़ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक है, सो पहली जो कीमोथेरेपी है दैट इज़ प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी। इसमें हमारे पास बेसिकली जो हेमेटोलॉजिक कैंसर्स होते हैं या जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, एडवांस्ड सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है, जिनमें कोई और ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक सर्जरी वगैरह का कोई सीन नहीं हो सकता, सिर्फ कीमोथेरेपी ही दी जाती है। सो ऐसे ट्रीटमेंट को हम, या ऐसी कीमोथेरेपी को हम प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्जरी एज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, और ये आपको कहाँ नज़र आता है, हेमाटोलॉजिक कैंसर्स या फिर एडवांस्ड सॉलिड ट्यूमर्स वगैरह में। अब हमारे पास जो एडवांस्ड मेटास्टेटिक डिजीज़ेज़ जहाँ पे आप ये प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी करते हैं, उसमें एक तो लिम्फोमा है, फिर एक्यूट माइलोजीनस लिंकीमिया है, ठीक है, जर्म सेल कैंसर है, इसके अलावा कोरियोकार्सिनोमा है, एंड सेवरल चाइल्डहुड कैंसर्स हैं। ठीक है, सेवरल चाइल्डहुड कैंसर्स। अब हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम इस प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी के ज़रिए कैंसर सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और जो आपका ट्यूमर की प्रोग्रेशन है वो ना हो। ठीक है, अब हमारे पास न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्जरी करते हैं। और ऐसा मोस्टली देखा गया है लोकलाइज्ड कैंसर्स के केस में। जिस पेशेंट में अगर कोई लोकलाइज्ड कैंसर है तो सर्जरी करने से पहले जो हम कीमोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है, पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, बाद में सर्जरी की जाती है, ताकि जो ट्यूमर का साइज़ है वो कम हो जाए और जो सर्जरी है या सर्जिकल रिजेक्शन है वो ज़्यादा फिजिबल हो जाए, वो आसानी से हो जाए। ठीक है, देन इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इसमें हम पहले सर्जरी करते हैं, बाद में थेरेपी देते हैं। ठीक है, न्यू एडजुवेंट में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, बाद में सर्जरी करते हैं। एडजुवेंट कीमोथेरेपी में हम पहले सर्जरी करते हैं, बाद में कीमोथेरेपी देते हैं। ये आपको मोस्टली जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी नज़र आती है। इसमें होता ही है कि हम बेसिकली इसलिए हम कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद करते हैं ताकि हम लोकल या सिस्टेमिक रिकरेंस को रिड्यूस कर सकें और जो ओवरऑल सर्वाइवल है पेशेंट का उसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ताकि सर्जरी के बाद कोई कहीं पे भी ट्यूमर जो है वो स्प्रेड ना करे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी में हमारे पास ये है कि एंटी कैंसर ड्रग्स की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होती हैं। ठीक है, और ये हम देखते हैं इन लॉग किल हाइपोथेसिस। ठीक है, इंक्रीज लॉग किल हाइपोथेसिस आपको नज़र आएगी व्हेन यू गिव कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि इससे बेसिकली आपके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे बाय गिविंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, उससे एक तो लॉग किल हाइपोथेसिस, लॉग किलिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, और दूसरे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अब ड्रग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मोस्टली आप यूज़ करते हैं आपकी सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की, जो सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की जो आप कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं ना, वो आपकी पेशेंट के लिए साइटोटॉक्सिक हो सकती हैं, आपकी डिवाइडिंग और रेस्टिंग दोनों कैंसर सेल्स में। ठीक है, तो इनको इम्प्रूव किया जाता है या इनको जो है वो कॉम्बिनेशंस को इस तरह से दिया जाता है, अगर हम कभी दे भी रहे हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक या सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में, तो इसको इस तरह से देंगे कि हमारे पास जो साइटोटॉक्सिसिटी है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर ड्रग जो आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, अगर इन दो सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक की कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो हर ड्रग जो है वो एक्टिव होनी चाहिए जब उससे हम अकेले यूज़ करें। वो इस तरह से ड्रग हो कि अगर हम उसे अकेले भी पेशेंट में एडमिनिस्टर करें तो वो एक्टिव ड्रग हो। ठीक है, अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कैंसर। इसके अलावा जो ड्रग्स आपने कॉम्बिनेशन में देनी है उन दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने चाहिए। ठीक है, और क्रॉस रेजिस्टेंस जो है उनके दरमियान मिनिमल हो, और इसके अलावा उनके डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं उन ड्रग्स के हों। ठीक है,
सो ये 4 कंडीशंस होंगी तो आप ड्रग कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स की। देन हमारे पास ये तो था प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। फिर हम दे सकते हैं रेस्क्यू थेरेपी, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमने पेशेंट को एंटी कैंसर ड्रग की ओवरडोजेज कर दी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एंटी कैंसर ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेशेंट को हाई डोज दे दी है मीथोट्रेक्सेट की, ठीक है, 36 से 48 आवर्स जो है के लिए आपने जो है हाई डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट दे दी है, तो इसकी जो आप सुबह टॉक्सिसिटी है उसे आप टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसकी सुबह टॉक्सिसिटी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के जो सेल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके बोन मैरो सेल्स में आपको टॉक्सिसिटी नज़र आ सकती है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ल्यूकोवरीन देते हैं। ल्यूकोवरीन जो है ये एक टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म है जो आपके सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, और ये बेसिकली आपके नॉर्मल सेल्स में एक्यूमुलेट होती है, आपके ट्यूमर सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं होती। तो इस वजह से जब हम नॉर्मल सेल्स को रेस्क्यू कर लेते हैं बाय गिविंग ल्यूकोवरीन, तो उससे क्या होता है कि ल्यूकोवरीन बेसिकली अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से करता है टू रेस्क्यू द नॉर्मल सेल्स फ्रॉम द नियोप्लास्टिक सेल्स, कि इट बेसिकली बाईपासेस द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, स्टेप इन योर फॉलिक एसिड सिंथेसिस। आपके फॉलिक एसिड सिंथेसिस में जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला स्टेप है उसे ये बाईपास करके नॉर्मल सेल्स को रेस्क्यू कर लेगा और नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं वो अलहदा होंगे, ठीक है। इस तरह से हाई डोजेज ऑफ मीथोट्रेक्सेट को हम ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग दिस ल्यूकोवरीन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है ड्रग दैट इज़ मेंसा, जिसे हम मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट कहते हैं, मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट मेंसा, ठीक है। मेंसा ट्रैप्स बेसिकली एक्रोलीन, ठीक है, मेंसा हमारे पास एक्रोलीन को ट्रैप करता है, ठीक है, और एक्रोलीन बेसिकली एक हमारे पास ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है आपकी साइक्लोफॉस्फेमाइड का, ठीक है। सो ये एक्रोलीन जो है इसको मेंसा ट्रैप कर लेगा और हमारे पास जो हेमाटोरेजिक सिस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं या इंसिडेंस है वो कम हो जाती है ड्यू टू साइक्लोफॉस्फेमाइड के ब्रेकडाउन से एक्रोलीन रिलीज होती है। एक्रोलीन कॉजेज हेमाटोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को कम करने के लिए हम मेंसा देते हैं। दिस इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। उसके बाद है डेक्सट्राजोजेन। डेक्सट्राजोजेन हमारे पास इनहिबिट करती है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को और प्रोटेक्ट करती है एंथ्रासाइक्लिन से, जो कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है ना एंथ्रासाइक्लिन से, उससे डेक्सट्राजोजोन जो है वो प्रिवेंट करती है, ठीक है, यह प्रोटेक्ट करती है। और एंथ्रासाइक्लिन्स में से बेसिकली जो आपके पास डॉक्सोरुबिसिन है उससे जो आपके पास कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अगेंस्ट जो है डेक्सट्राजोजेन दी जाती है।